हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। हम समझ रहे हैं 12th क्लास के पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्राकृतिक पारितंत्र। इस चैप्टर के 3 भाग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आज की क्लास में इसका अंतिम और चौथा भाग समझने वाले हैं। अच्छा, 3 भाग में हमने क्या क्या बातें की? प्राकृतिक पारितंत्र क्या होते हैं? प्राकृतिक पारितंत्रों के मुख्य रूप से 2 प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे कि स्थलीय पारितंत्र क्या है और जलीय पारितंत्र क्या है। स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत आने वाले अलग अलग पारितंत्र जैसे कि वन, घास के मैदान, मरुस्थल और टुंड्रा क्षेत्रों के बारे में हमने समझा। और जलीय पारितंत्रों में भी हमने अलवण जलीय पारितंत्र और लवण जलीय पारितंत्रों को समझा। इसके बाद हमने देखा कि भारत में अलग अलग प्रकार के कौन से स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र पाए जाते हैं। आज के भाग में हमें कुछ स्पेशल प्रकार के संकटापन पारितंत्रों को समझना है, जैसे कि ये ज्वार नदमुख क्या है, ये डेल्टा क्या होता है, ये इकोटोन क्या है, मैंग्रोव क्या है, ये सारी बातें देखनी है। और अंत में हमें यह देखना है कि इन प्राकृतिक पारितंत्रों को बचाने के लिए, इनका संरक्षण करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं कुछ स्पेशल प्रकार के संकटापन पारितंत्रों को समझना। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है? प्राकृतिक आपदाएं आकस्मिक प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती हैं, अचानक आने वाली प्राकृतिक रूप से होने वाली दुर्घटनाएं होती हैं, जिनके कारण मानवीय जीवन और प्राकृतिक पारितंत्रों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। जैसे कि सुनामी है, भूकंप है, भूस्खलन मतलब भूमि का खिसकना है, ज्वालामुखी का फटना है, चक्रवात है। ये कुछ प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं हैं और इनकी वजह से इनके बीच में आने वाले प्राकृतिक पारितंत्रों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। देखते हैं ज्वार नदमुख क्या है। ज्वार नदमुख भी एक स्पेशल प्रकार का प्राकृतिक पारितंत्र ही है। ये कहां पर बनता है? जहां पर नदियां समुद्र से मिलती है, उस क्षेत्र में ये ज्वार नदमुख या एस्चुरी नामक प्राकृतिक पारितंत्र बनता है। तो ज्वार नदमुख वो स्थान है जहां पर नदी और समुद्र का जल मिलता है, नदी और समुद्र का मिलन होता है। यह अलवण जलीय और समुद्री पारितंत्र के मध्य संक्रामी या इकोटोन होता है। भाई, चूंकि नदी का पानी अलवणीय होता है और समुद्र का पानी लवणीय होता है, और हम क्या कह रहे हैं कि जहां नदियां और समुद्र का मिलन होता है वहां पर यह ज्वारनदमुख बनता है। यानी कि ज्वारनदमुख एक प्रकार का इकोटोन है, एक प्रकार का संक्रमण क्षेत्र है, जो कि लवणीय और अलवणीय जल के मिलन की जगह पर होता है। ज्वारनदमुख अत्यंत गतिशील और उत्पादकशील पारितंत्र होता है। ये जो भी इकोटोन होते हैं, जो संक्रमण वाले क्षेत्र होते हैं, उनकी उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है। यहां पर वनस्पति भी अलग अलग प्रकार की बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी और जीव जंतु भी बहुत अलग अलग प्रकार के बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे कि नदमुख है, लेगून है, डेल्टा है। ये किस में आते हैं? ये इकोटोन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा ऐसे क्षेत्र होते हैं जो नदी घाटी के मुंह को घेरे रहते हैं। नदियां जब बहती है तो अपने साथ बीच में आने वाली चट्टानों को काट के उनका मलबा लिए हुए चलती है, और ये मलबा जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है, जहां पर नदी की स्पीड बहुत कम हो जाती है, वहां पर मलबा इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो मलबा इकट्ठा हुई जगह है वो एक दलदली क्षेत्र होता है, उसे ही हम बोलते हैं डेल्टा। और डेल्टा भी कहीं ना कहीं एक इकोटोन वाला क्षेत्र ही आता है। नेक्स्ट है मैंग्रोव। नदी के मुख और डेल्टा के निकट मैंग्रोव बने होते हैं। नदी का जो मुख होता है, जहां पर नदियां समुद्र से मिलती है और जहां पर डेल्टा बनाती है, वहां पर मैंग्रोव नाम की वनस्पति देखने को मिलती है। और हमने देखा था कि कैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाला क्षेत्र, जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है, वहां पर मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। और इन वृक्षों में एक स्पेशल प्रकार का पेड़ होता है जिसे हम सुंदरी वन कहते हैं। सुंदरी वन वहां पर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर सुंदरबन डेल्टा हमने नाम रख दिया है। तो विशाल मैंग्रोव वन चक्रवात और तेज हवाओं की गति को कम करके तटीय पर्यावास के लिए एक अवरोध का काम करते हैं। ये जो मैंग्रोव वन होते हैं, चूंकि ये तटीय क्षेत्रों में बने होते हैं, ये डेल्टा वाले क्षेत्र में बनते हैं, तो समुद्र की ओर से आने वाली तेज हवाओं और चक्रवातों के बीच में ये मैंग्रोवर खड़े हो जाते हैं, और मैंग्रोव वन के इस तरफ रहने वाले प्राकृतिक पर्यावास और मानव को ये बचाने का काम करता है। यानी कि मैंग्रोव जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राकृतिक पारितंत्र है। लेकिन शहरीकरण, औद्योगिकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण ये ज्वार नदमुख और इन मैंग्रोव वनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है,
शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत ज्यादा उद्योग लग रहे हैं, तो इनकी वजह से इन मैंग्रोव वन और इन ज्वार नदमुख को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इनको बचाने की जरूरत है। देखते हैं इस मैंग्रोव पारितंत्र की विशेषताएं क्या है, क्या चीजें होती है स्पेशल प्रकार की इन मैंग्रोव पारितंत्र में। वृक्षों और झाड़ियों का विविध संगठन होता है। अलग अलग प्रकार के वृक्ष, अलग अलग प्रकार की झाड़ियां आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ के जो पादप होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो उच्च लवणता के प्रति अनुकूलित होते हैं। चूंकि ये इकोटोन वाले क्षेत्र में होते हैं, मतलब जहां पे नदियां और समुद्र का पानी मिलता है, तो यहाँ का पानी खारा होता है मुख्य रूप से। तो यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनमें इस खारेपन को सहने की शक्ति होती है। ज्वारीय प्रभाव के विरुद्ध ये प्रतिरोधकता करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, समुद्र के तट पर होते हैं, तो समुद्र से आने वाले ज्वारीय प्रभाव को ये कम करते हैं, उसके बीच में एक रुकावट का काम करते हैं। उच्च तापमान को सहन करने की इनमें क्षमता होती है और इनकी जड़ों में न्यूमेटोफोर होते हैं। ये न्यूमेटोफोर क्या होते हैं? जैसे कि आपने सामान्य पेड़ की जड़ों को देखा होगा, फोटो में देखा होगा, ये जमीन है, ये जो आड़ी लाइन है ये जमीन है, तो इनकी जो जड़ें होती है वो जमीन के नीचे होती है। लेकिन मैंग्रोव वन की जड़ें जो होती है, मैंग्रोव वन की जो जड़ें होती हैं वो वापस जमीन के बाहर आती है, या यूं कहे पानी के बाहर आती है। क्यों आती है पानी के बाहर? क्योंकि इसके पानी में बहुत ज्यादा दलदल होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और चूंकि इन पेड़ों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ये कैसे सांस लेंगे? इनकी जड़ें जमीन से बाहर आ जाएगी। तो जमीन से अंदर जाके वापस बाहर आने वाली जड़ों को हम क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। तो इन मैंग्रोव वाले पेड़ों में एक स्पेशल प्रकार की क्वालिटी होती है, वो है न्यूमेटोफोर्स, ताकि वो इस पारितंत्र में जिंदा रह सके। मैंग्रोव बहुत ज्यादा उत्पादनशील पारितंत्र है। चूंकि मैंग्रोव एक इकोटोन वाला क्षेत्र है, एक संक्रमण वाला क्षेत्र है, तो इसकी उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है। भारतीय मैंग्रोव पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फैले हुए हैं। भारत में यदि मैंग्रोव की बात की जाए तो पश्चिमी तट पे हो, चाहे पूर्वी तट पे हो, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, यहां पर अलग अलग प्रकार के मैंग्रोव देखने को मिल जाएंगे। अगर जंतुओं की बात करें तो वृक्षवासी मेंढक मिल जाएंगे, मगरमच्छ मिल जाएंगे, कछुए, सांप इन वनों में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये व्यापारिक महत्व की कई मत्स्य प्रजातियों के लिए अंडे देने और प्रजनन का स्थल होता है। ये जो मैंग्रोव वाले चित्र होते हैं, यहां पर व्यापारिक महत्व की, कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस की बहुत सारी मछलियां होती है, और ये चित्र इनके अंडे देने और प्रजनन के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल होते हैं। यानी कि ये क्षेत्र मछली पालन के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। केवल सुंदरवन ऐसे मैंग्रोव हैं जिनमें बाघ पाए जाते हैं, और बाघ आदमखोर बाघ पाए जाते हैं। तो सुंदरबन का जो क्षेत्र है, जो कि मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाले क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, वहां पर आपको बाघ देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है द्वीप, जिन्हें आइलैंड भी बोला जाता है। ये वो भूभाग होते हैं जो चारों तरफ से समुद्र जल से घिरे होते हैं। चारों तरफ समुद्र का पानी होगा और बीच में जमीन होगी, तो इस जमीन वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जैसे कि लक्षद्वीप है। भारत में मुख्य रूप से दो प्रमुख द्वीप समूह पाए जाते हैं। एक तो है बंगाल की खाड़ी वाला, जिसमें मुख्य रूप से अंडमान निकोबार पाया जाता है, और एक अरब सागर में आपको लक्षद्वीप द्वीप समूह देखने को मिल जाएंगे। तो भारत में मुख्य रूप से दो द्वीप समूह है, अरब सागर में लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार देखने को मिल जाएगा। ये इकोटोन क्या होता है? इकोटोन के बारे में हमने बेसिक बातें देख ली है कि इकोटोन दो अलग अलग प्रकार के पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। जैसे कि हमने देखा ज्वार नदमुख, जो कि नदी पारितंत्र और समुद्री पारितंत्र के बीच वाला क्षेत्र होता है, और इस क्षेत्र की उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है। तो दो या अधिक पारितंत्रों के बीच का क्षेत्र, जैसे कि मैंग्रोवन, मैंग्रोवन भी एक प्रकार का इकोटोन ही है। ये समुद्री और स्थलीय पारितंत्र के बीच इकोटोन को प्रदर्शित करते हैं। ये जो मैंग्रोवन है, ये चूंकि तट पर होते हैं, यानी कि स्थल और समुद्री पारितंत्र के बीच में होते हैं। इकोटोन की विशेषताएं देख लेते हैं कि इकोटोन में प्रमुख रूप से क्या चीजें पाई जाती है। ये बहुत ज्यादा संकरे भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा चौड़े भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कम क्षेत्र में होंगे, कम क्षेत्र में भी हो सकते हैं, ये बड़े क्षेत्र में भी हो सकते हैं। इनमें निकटवर्ती पारितंत्रों की परिस्थितियां पाई जाती है। निकट में इनके जो पारितंत्र है, हमने बताया कि दो या दो से ज्यादा पारितंत्रों के बीच में ये होते हैं, तो इनमें दोनों ही पारितंत्रों की या दो से अधिक यदि पारितंत्र होंगे तो उन सभी पारितंत्रों की विशेषता पाई जाती है। एक सुविकसित इकोटोन में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि निकटवर्ती समुदाय या निकटवर्ती पारितंत्रों के जीव से पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। अब इकोटोन में
अगर ये इकोटोन बहुत ज्यादा विकसित है तो इसमें तीसरे प्रकार के जानवर भी देखने को मिल सकते हैं जो कि बाकी पारितंत्रों से भिन्न हो। हालांकि बाकी पारितंत्रों के जीव इनमें मिलेंगे, लेकिन यहां पर एक तीसरे प्रकार के जीव भी देखने को मिल सकते हैं। कभी कभार इस क्षेत्र में कुछ प्रजातियों की संख्या और घनत्व अन्य समुदाय की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है और इस प्रभाव को हम कहते हैं कोर प्रभाव या फिर एज इफेक्ट। कभी कभार इकोटोन में अलग अलग प्रजातियों की संख्या और उनका घनत्व बाकी पारितंत्रों से ज्यादा होता है। जिन पारितंत्रों के ये बीच में पाई जाती है, उन पारितंत्रों से इनमें कभी कभार जीवों की जनसंख्या और उनका घनत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? एज इफेक्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राकृतिक पारितंत्रों के संरक्षण से जुड़ी कुछ बातें कि प्राकृतिक पारितंत्र कैसे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं और इनको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बढ़ती हुई मानव जनसंख्या और उनकी बढ़ती हुई आवश्यकताएं और लालच किसी भी प्राकृतिक पारितंत्र के विनाश का मूल कारक है। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, मानवों की आवश्यकता भी लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों में लालच भी बढ़ रहा है। तो इन सब की वजह से हम प्राकृतिक पारितंत्रों को नुकसान करने पर तुले हुए हैं, जिसकी वजह से प्राकृतिक पारितंत्र धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, उनका विनाश होता जा रहा है। प्राकृतिक पारितंत्रों का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने देखा कि कैसे अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक पारितंत्र मानवों के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं। तो इनको हमें बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राकृतिक पारितंत्र के संरक्षण का मतलब है जंतुओं और पादपों की अलग अलग प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखना। तो इनका संरक्षण का क्या मतलब हुआ कि पेड़ पौधों और जीव जंतु और इनकी अलग अलग प्रजातियों को हम इनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखें, उनको अपने प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण दें। तो इस कार्य को हम निम्नलिखित विधियों द्वारा कर सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावास का संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। निम्न बातें कर सकते हैं। हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना होगा। हमें अपनी जरूरत के हिसाब से ही काम करना है, न कि लालच के लिए या दिखावे के लिए या फैशन के लिए। हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही काम करना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को कम भी करना चाहिए, ताकि अपनी जब जरूरतें कम होगी तो हम प्राकृतिक पर्यावास को, प्राकृतिक पारितंत्र को कम नुकसान पहुंचाएंगे। प्राकृतिक पारितंत्रों में विश्व के अन्य भागों से लाई गई प्रजातियों का प्रवेशन और मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम करना होगा। हमने देखा था कि कैसे अमेरिका की एक प्रजाति लेंटाना कैमेराटा भारत में आती है अलग अलग तरीकों से और भारत की दूसरी वनस्पतियों को उगने नहीं देती है, खुद ही बहुत ज्यादा होती है, एक बड़ी समस्या है। तो हमें विदेशी प्रजाति को भारत में आने से रोकना होगा या किसी दूसरे क्षेत्र में यहां की प्रजाति जाने से रोकना होगा। साथ ही प्राकृतिक पारितंत्र वाले क्षेत्र में मानव के अवैध हस्तक्षेप को भी रोकना होगा, ताकि इन प्राकृतिक पारितंत्रों को हम बचा सकें। कुछ क्षेत्रों को संरक्षित या फिर आरक्षित क्षेत्र घोषित करना चाहिए और संरक्षित क्षेत्र के चारों तरफ बफर क्षेत्र भी बनाना चाहिए। जैसे कि आपने नाम सुना होगा नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, अलग अलग प्रकार की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कि वन्य जीव अभयारण्य। तो ये क्या है? ये संरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र है। यहां पर मानवों की गतिविधियों को रेस्ट्रिक्टेड किया गया है। मुख्य रूप से पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसे क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्षेत्र स्थापित करने चाहिए और उनको बचाने के लिए बहुत मजबूत कदम उठाने चाहिए। साथ ही इन क्षेत्रों के चारों तरफ बफर क्षेत्र भी स्थापित करने चाहिए। जैसे कि ये संरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र है, तो इसके चारों तरफ कुछ एरिया में बफर क्षेत्र हम बना सकते हैं, ताकि ये पारितंत्र और ज्यादा बच सके आसपास वाले क्षेत्रों से। उच्च विविधता के क्षेत्रों और जैव विविधता के हॉट स्पॉट का संरक्षण किया जाना चाहिए। भारत भी उच्च विविधता वाला देश है, तो चूंकि भारत में जैव विविधता बहुत ज्यादा है, तो ऐसे जैव विविधता से भरे पूरे क्षेत्रों, हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों को बहुत ज्यादा बचाए जाने की जरूरत है, ताकि अपना प्राकृतिक पारितंत्र बहुत ज्यादा बच सके। प्राकृतिक पारितंत्रों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो। सभी को मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए कि प्राकृतिक पारितंत्र बच सके। जैसे कि 1992 में 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन होता है, जिसमें लोग पर्यावरण और विकास का तालमेल कैसे हो सकता है उसकी बातें करते हैं। इस सम्मेलन को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी सम्मेलन। तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन होता है और इसमें पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन को कैसे रोक सकते हैं,
जैव विविधता को कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए अलग अलग निर्णय लिए जाते हैं। जनजातीय समुदाय पावन वनों और झीलों को संरक्षित रखते हैं क्योंकि वे इन वनों को धार्मिक रूप से पवित्र मानते हैं। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि मानवीय गतिविधियों से अछूते रहते हैं तथा मूल वन कहलाते हैं। तो ऐसे कुछ जगह हैं, ऐसी कुछ वन्य जगह हैं, ऐसी कुछ पानी वाली जगह हैं जिनको वहां के आसपास रहने वाले जनजातीय समुदाय, ट्राइबल लोग जो है वो बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। इनको एक तरीके से भगवान की तरह से पूजते हैं और किसी भी मानवीय हस्तक्षेप से इसको बचा के रखते हैं। तो इन्हें मूल वन भी कहते हैं। तो इस प्रकार का जो संरक्षण काम है उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। चिपको आंदोलन प्राकृतिक पारितंत्रों के संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों द्वारा किए गए प्रयास का एक अच्छा उदाहरण है। तो ऐसे ही समुदाय द्वारा प्राकृतिक पारितंत्रों को बचाने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है चिपको आंदोलन। अलग अलग प्रकार के चिपको आंदोलन भी हुए हैं। करीब करीब 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में ही एक खेजड़ली आंदोलन के नाम से प्रमुख चिपको आंदोलन चलाया गया, जो कि एक बहुत ही क्षणिक डिसीजन था। वो उस क्षेत्र के लोगों का प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति प्रेम दर्शाता है कि कैसे वहां के राजा के ऑर्डर से उसके सैनिक, उसके सेनापति पेड़ों को काटने के लिए आते हैं और आसपास रहने वाले गांवों के कई लोग अमृता देवी जी के नेतृत्व में इन पेड़ों से चिपक जाते हैं ताकि इन पेड़ों को कटने से बचा सके और अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं इन पेड़ों को बचाने के लिए। तो चिपको आंदोलन लोगों द्वारा प्राकृतिक पारितंत्र को बचाने की दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में पेड़ों को बचाने के लिए अलग अलग चिपको आंदोलन भी चलाए गए। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से समझा कुछ संकटापन्न प्राकृतिक पारितंत्रों को और प्राकृतिक पारितंत्रों को किस तरीके से नुकसान हो रहा है और इनको बचाने के लिए सरकार और समुदाय को क्या कदम उठाने चाहिए, वो बातें। तो आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। इसके अलावा अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो एक साथ एक बार और रिवाइज कर ले ताकि हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।